नमस्कार विद्यार्थियों। आधार पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम देखते आ रहे थे महात्मा गांधी आत्मकथा के अंश। आइए आज देखते हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण शीर्षक को पतित्व उस पर बात करते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर लिखा है, जिन दिनों मेरा विवाह हुआ उन दिनों निबंधों की छोटी छोटी पुस्तिकाएँ पैसे पैसे की या पाई पाई की सो तो कुछ याद नहीं निकलती थी। उनमें दंपत्ति प्रेम, कम खर्ची, बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा रहती थी। तो गांधी जी उन दिनों जिन पुस्तकों को पढ़ते थे उसमें चर्चाएँ क्या रहती थी, तो उनमें दंपत्ति अर्थात युगल जोड़ी की बात की जा रही है, प्रेम, कम खर्ची, बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा होती थी। उनमें से कुछ निबंध मेरे हाथ में पढ़ते और मैं उन्हें पढ़ जाता। मेरी ये आदत तो थी ही कि पढ़े हुए में से जो पसंद ना आए उसे भूल जाना और जो पसंद आए उस पर अमल करना। गांधी जी की क्या आदत थी? पुस्तकों को पढ़ते समय पढ़े हुए में से जो पसंद आए उसे पढ़ जाना और जो पसंद ना आए उसे भूल जाना, उस पर अमल करना। मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत पालना पति का धर्म है। क्या पढ़ा था किताबों में उन्होंने? एक पत्नी व्रत पालना पति का धर्म है। पति का धर्म क्या है? एक पत्नी व्रत पालना पति का धर्म है। बात हृदय में रम गई। गांधी जी के हृदय में कौन सी बात रम गई? एक पत्नी व्रत पालना पति का धर्म है। सत्य का शौक तो था ही, इसलिए पत्नी को धोखा तो दे ही नहीं सकता था। इसी से यह भी समझ में आया कि दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं रहना चाहिए। छोटी उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग की संभावना बहुत ही कम रहती है, क्योंकि इतनी समझ होती ही नहीं दुनियादारी की, इसलिए बहुत कम संभावनाएं होती है। गांधी जी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। अगले पैराग्राफ में देखते हैं। मैं अपनी पत्नी को आदर्श बनाना चाहता था। मेरी यह भावना थी कि वह स्वच्छ बने, स्वच्छ रहे। मैं सीखूँ सो सीखे, मैं पढ़ूँ सो पढ़े और हम दोनों एक दूसरे में ओत प्रोत रहे। देखिए, गांधी जी की भावना अपनी संगिनी के लिए, जीवन संगिनी के लिए यही थी कि समान आदर और समान अधिकार देना चाहते थे। वो चाहते थे वे भी पढ़े, आदर्श बने, स्वच्छ रहे, सीखे और सिखाए और एक दूसरे में घुले मिले रहे। कस्तूरबा बाई में यह भावना थी या नहीं? कस्तूरबा बाई गांधी जी की पत्नी का नाम है। थी या नहीं इसका मुझे पता नहीं, पूछा जा सकता है गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा बाई था। वह निरक्षर थी। कस्तूरबा बाई कैसी थी पूछा जा सकता है। निरक्षर थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ तो कम बोलने वाली थी। स्वभाव से कैसी थी कस्तूरबा बाई? तो सीधी थी, स्वतंत्र थी और मेहनती थी। उसे अपने अज्ञान का असंतोष न था। अगर पढ़ी लिखी नहीं थी तो उन्हें कुछ दुख नहीं था, इस बात का असंतोष नहीं था। अपने बचपन में मैंने कभी उसकी इच्छा नहीं जानी कि मेरी तरह वो भी पढ़ सके तो अच्छा हो। इससे मैं मानता हूँ कि मेरी भावना एक पक्षी थी। उन दिनों काठियावाड़ में घूंघट निकालने का निकम्मा और जंगली रिवाज था। काठियावाड़ में क्या निकालने का? निकम्मा और जंगली रिवाज था, तो घूंघट निकालने का आज भी बड़ी हद तक मौजूद है। इस कारण मेरे लिए पढ़ाने की परिस्थितियाँ भी प्रतिकूल थी। अतएव मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि जवानी में पढ़ाने के जितने प्रयत्न मैंने किए वे सब लगभग निष्फल हुए। अगला चैप्टर देखेंगे हम, हाई स्कूल। शीर्षक, ब्याह के समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। ब्याह के समय कहाँ पढ़ते थे? तो हाई स्कूल में पढ़ते थे। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जेठे भाई के ऊपर के दर्जे में थे और जिन भाई के ब्याह के साथ मेरा ब्याह हुआ वे मुझसे एक दर्जा आगे थे। ब्याह का परिणाम यह हुआ कि हम दो भाइयों का एक वर्ष बेकार हो गया। मेरे भाई के लिए तो परिणाम इससे भी बुरा रहा। ब्याह के बाद वे स्कूल में पढ़ ही न सके। कितने नौजवानों को ऐसे अनिष्ट परिणाम का सामना करना पड़ता होगा, भगवान ही जाने। विद्याभ्यास और विवाह दोनों एक साथ तो हिंदू समाज में ही चल सकते हैं। हिंदू समाज में क्या चल सकते हैं? या विद्याभ्यास और विवाह दोनों एक साथ चल सकते हैं? कौन से समाज में? प्रश्न पूछा जा सकता है। एक वर्ष कैसे बेकार हो गया? प्रश्न पूछा जा सकता है। कहाँ पढ़ते थे? हाई स्कूल में पढ़ते थे, याद रखिएगा। मेरी पढ़ाई चलती रही। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी, याद रखिएगा। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा 6ठी कक्षा में क्रमशः प्रतिमास 4 और 10 रुपये की छात्रवृत्ति भी मिली। प्रतिमास कितने रुपए की छात्रवृत्ति गांधी जी को मिला करती थी? तो प्रतिमास 4 और 10 रुपये की छात्रवृत्ति मिला करती थी। कौन सी कक्षा में? तो 5वीं तथा 6वीं कक्षा में। इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। मेरा अपना ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में बहुत सजग था। गांधी जी किस विषय में बहुत अधिक सजग थे? तो आचरण के विषय में। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ जाती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम बने जिससे शिक्षकों को मुझे डांटना पड़े अथवा शिक्षकों का वैसा ख्याल बने तो वो मेरे लिए असहनीय हो जाता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे
मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, मैं दंड का पात्र बन गया, इसका मुझे बड़ा दुख था। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। किस कक्षा में गांधी जी को दंड के रूप में मार मिली थी पूछा जा सकता है, तो पहली या दूसरी कक्षा में। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराबजी एदलजी की धीमी एदलजी गीमी हेडमास्टर थे। तो दूसरी 7वीं कक्षा का जो प्रसंग है, या 7वीं कक्षा में कौन हेडमास्टर थे उनके, तो याद रखिएगा उस समय दोराबजी एदलजी गीमी हेडमास्टर थे। नोट डाउन कर लीजिए। वे विद्यार्थी प्रेमी थे। दोराबजी एदलजी गीमी क्या थे? विद्यार्थी प्रेमी थे, शिक्षा प्रेमी थे, ज्ञान प्रेमी थे। 4 ऑब्जेक्टिव दिए जा सकते हैं। तो विद्यार्थी प्रेमी थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम कराते और अच्छी तरह से पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मुझे इनसे अरुचि थी। गांधी जी को किन में अरुचि थी? क्रिकेट और कसरत में अरुचि थी। किसके लिए अनिवार्य कर दिए थे? तो उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। किसने कर दिए थे? दोराबजी एदलजी गीमी हेडमास्टर जी ने कर दिए थे। आगे का पैराग्राफ देखिए। भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। भूमिति की बात की जा रही है, भूमि से संबंधित नापतोल ज्यामिति की बात की जा रही है। तो उन्हें भूमिति की अपेक्षा संस्कृत अधिक पसंद था। पूछा जा सकता है कि गांधी जी को ज़्यादा क्या पसंद था, तो संस्कृत। भूमिति में रटने की कोई बात थी ही नहीं, जबकि मेरी दृष्टि से संस्कृत में तो सब रटना ही होता था। यह विषय भी 4वीं कक्षा में शुरू हुआ था। भूमिति और संस्कृत किस कक्षा में शुरू हुआ था? तो 4वीं कक्षा में। 6ठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत शिक्षक बहुत कड़े मिजाज के थे। कड़े मिजाज के शिक्षक कौन थे? किस विषय के शिक्षक थे? तो संस्कृत के थे। वे विद्यार्थियों को अधिक सिखाने का लोभ रखते थे। विद्यार्थियों को अधिक सिखाने का लोभ कौन रखता था? संस्कृत के शिक्षक। अगले पैराग्राफ में गांधी जी कहना चाह रहे हैं, आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत में उस समय सीखा उतनी भी ना सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों में जितना रस ले सकता हूँ उतना ना ले पाता। तो किसके उपकार मानती है उनकी आत्मा गांधी जी की? तो कृष्ण शंकर मास्टर। याद रखेंगे क्यों मानती है? क्योंकि उन्होंने संस्कृत उनसे भली भांति सीखा और संस्कृत शास्त्रों का भी रस ले पाते थे। यह संस्कृत शास्त्रों का रस वो किस कारण ले पाते थे? तो कृष्ण शंकर मास्टर जी ने जिन्होंने संस्कृत सिखाई उसके कारण। मुझे तो इस बात का पश्चाताप होता है कि मैं संस्कृत अधिक ना सीख सका। गांधी जी को पश्चाताप किस बात का होता है? तो संस्कृत अधिक ना सीख सका, क्योंकि बाद में समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृति का अच्छा अभ्यास किए बिना रहना ही नहीं चाहिए। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की संख्या में किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धतिपूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर ना हो, तो ऊपर की भाषा सीखना सिर्फ बोझ रूप न होगा, बल्कि उसमें बहुत ही आनंद आएगा। और जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरी भाषा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। असल में तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत एक भाषा मानी जा सकती है। तो भाषाओं के महत्व को स्पष्ट किया गांधी जी ने, जिसके माध्यम से हम हमारी संस्कृति का ज्ञान ले सकते हैं। अधिकतम जो जोर दिया है संस्कृत भाषा पर दिया है। चलिए, इन प्रसंगों में हमने देखा, इन शीर्षकों में पतित्व और हाई स्कूल शीर्षक में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। चलते हैं अगले शीर्षक की ओर, आत्मकथा के अंश में दुखद प्रसंग। दुखद प्रसंग पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। दुखद प्रसंग में देख रहे हैं, हाई स्कूल में मेरे थोड़े ही विश्वास पात्र मित्र थे। कहा जा सकता है कि ऐसी मित्रता रखने वाले 2 मित्र अलग अलग समय में रहे। एक का संबंध लंबे समय तक नहीं टिका, यद्यपि मैंने उस मित्र को छोड़ा नहीं था। मैंने दूसरे की सोहबत की, इसलिए पहले ने मुझे छोड़ दिया। मित्रता के बारे में बात की गई है कि थोड़े ही विश्वास पात्र मित्र थे, लेकिन एक से मित्रता थी और दूसरे और से कर ली, इसलिए एक को उसने उसे छोड़ दिया गांधी जी को। दूसरी सोहबत मेरे जीवन का एक दुखद प्रकरण है। यह सोहबत बहुत वर्षों तक रही। इस सोहबत को निभाने में मेरी दृष्टि सुधार की थी। दूसरी सोहबत अर्थात दूसरे मित्र की बात की जा रही है। वे सुधार करना चाहते थे उसमें। बाद में देख सका कि मेरा अनुमान ठीक नहीं था। सुधार करने के लिए भी मनुष्य को गहरे पानी में नहीं बैठना चाहिए। जिसे सुधारना है उसके साथ मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता में अद्वैत भाव होता है। मित्रता में कौन सा भाव होता है? अद्वैत भाव। अद्वैत अर्थात दूसरा कोई नहीं, वही सब कुछ, वह भाव। 2 का भाव नहीं होता। संसार में ऐसी मित्रता क्वचित ही पाई जाती है, कहीं ही पाई जाती है।
मित्रता समान गुण वालों के बीच शोभती और निभती है। मित्रता किसके बीच शोभती है? तो समान गुण वालों के बीच। याद रखेंगे, मित्रता में अद्वैत भाव होता है, समान गुण वालों के बीच शोभती और निभती है। मित्र एक दूसरे को प्रभावित किए बिना रह ही नहीं सकते, अतएव मित्रता में सुधार के लिए बहुत कम अवकाश रहता है। मेरी राय है कि घनिष्ठ मित्रता अनिष्ट है, क्योंकि मनुष्य दोषों को जल्दी ग्रहण करता है। गुण ग्रहण करने के लिए प्रयास की आवश्यकता है। जो आत्मा की ईश्वर की मित्रता चाहता है उसे एकाकी रहना चाहिए अथवा समूचे संसार के साथ मित्रता रखनी चाहिए। ऊपर का विचार योग्य हो अथवा अयोग्य, घनिष्ठ मित्रता बढ़ाने का मेरा प्रयोग निष्फल रहा। अगला टॉपिक आप देख रहे हैं, पिताजी की मृत्यु और मेरी दोहरी शर्म। उस समय मैं 16 वर्ष का था। पिताजी की भगंदर की बीमारी के कारण बिल्कुल शय्यावश थे। 16 वर्ष की अवस्था में थे गांधी जी, तब उनके पिताजी भगंदर नाम की बीमारी से शय्यावश थे। कौन सी बीमारी से ग्रस्त से पूछा जा सकता है, अर्थात कबा गांधी, करमचंद गांधी की बात की जा रही है। गांधी जी के पिताजी की बात तो भगंदर बीमारी से त्रस्त थे और वो गांधी जी उस समय 16 वर्ष के थे। उनकी सेवा में अधिकतर माताजी, घर का एक पुराना नौकर और मैं रहते थे। पिताजी की सेवा में कौन कौन रहते थे? माताजी, स्वयं गांधी जी और एक नौकर। मेरे जिम्मे नर्स का काम था। गांधी जी के जिम्मे कौन सा काम था? नर्स का काम था। उनका घाव धोना, उसमें दवा डालना, मरहम लगाने के समय मरहम लगाना, उन्हें दवा पिलाना और घर पर दवा तैयार करना हो तो तैयार करना, यह मेरा खास काम था। नोट डाउन करेंगे गांधी जी का काम क्या था, पूछा जा सकता है किसी भी रूप में। रात हमेशा उनके पैर दबाना और इजाज़त देने पर अथवा उनके सो जाने पर सोना, यह मेरा नियम था। मुझे यह सेवा बहुत प्रिय थी। मुझे स्मरण नहीं कि इसमें किसी भी दिन चूका हूँ। ये दिन हाई स्कूल के तो थे ही, इसलिए खाने पीने के बाद मेरा समय स्कूल में अथवा पिताजी की सेवा में ही बीतता था। जिस दिन उनकी आज्ञा मिलती और उनकी तबीयत ठीक रहती, उस दिन शाम को टहलने जाता। इसी साल पत्नी गर्भवती हुई। पिताजी की बीमारी बढ़ती जाती थी। वैद्यों ने अपने लेप आजमाए, हकीमों ने मरहम पट्टियाँ आजमाई, साधारण हज्जाम वगैरह की घरेलू दवाई भी। अंग्रेज डॉक्टरों ने भी अपनी अक्ल आजमा कर देखी। अंग्रेज डॉक्टर ने सुझाया कि शल्य क्रिया ही रोग मात्रा का एक उपाय है। अंग्रेज डॉक्टर ने क्या सुझाया? शल्य क्रिया ही रोग मात्रा का एक उपाय है। शल्य क्रिया एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें शारीरिक विकार या रोग को दूर करने के लिए चीराफाड़ी की जाती है या सर्जरी की जाती है, हम समझ सकते हैं। परिवार के एक मित्र वैद्य बीच में पड़े और उन्होंने पिताजी की उत्तरावस्था में ऐसी शल्य क्रिया को नापसंद किया। तरह तरह की दवाओं की जो बोतलें खरीदी थी वे व्यर्थ गई और शल्य क्रिया नहीं हुई। वैद्यराज प्रवीण प्रसिद्ध थे। कौन से वैद्यराज प्रसिद्ध थे? तो याद रखेंगे, वैद्यराज प्रवीण प्रसिद्ध थे। मेरा ख्याल है कि अगर वे शल्य क्रिया होने देते तो घाव के भरने में दिक्कत न होती। शल्य क्रिया उस समय बम्बई के प्रसिद्ध सर्जन के द्वारा होने को थी, पर अंतकाल समीप था। शल्य क्रिया किसके द्वारा संपन्न होना थी? तो बम्बई के प्रसिद्ध सर्जन के द्वारा। इसलिए उचित उपाय कैसे हो पाता? पिताजी शल्य क्रिया कराए बिना ही बम्बई से वापस आए, साथ में इस निमित्त से खरीदा हुआ सामान भी लेते आए। सॉरी। वे अधिक जीने की आशा छोड़ चुके थे। कमजोरी बढ़ती गई और ऐसी स्थिति आ पहुंची कि प्रत्येक क्रिया बिस्तर पर ही करना जरूरी हो गया। लेकिन उन्होंने आखिरी घड़ी तक इसका विरोध ही किया और परिश्रम सहने का आग्रह रखा। वैष्णव धर्म का यह कठोर शासन है कि बाह्य शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। नोट डाउन करेंगे, वैष्णव धर्म का कठोर शासन क्या है कि बाह्य शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। पर पाश्चात्य वैदिक शास्त्र ने हमें सिखाया है कि मलमूत्र विसर्जन की और स्नान आदि की सब क्रियाएं बिस्तर पर लेटे लेटे संपूर्ण स्वच्छता के साथ की जा सकती है। किसने सिखाया है? सिखाया है कि पाश्चात्य वैदिक शास्त्र ने सिखाया है कि बिस्तर पर भी हम संपूर्ण क्रियाओं को कर सकते हैं और रोगी को कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब देखो तब उसका बिछौना स्वच्छ ही रहता है। इस तरह साधी गई स्वच्छता को तो मैं वैष्णव धर्म का ही नाम दूंगा। पर उस समय स्नान आदि के लिए बिछौना छोड़ने का पिताजी का आग्रह देखकर मैं आश्चर्यचकित ही होता और मन में उनकी स्तुति करता। मतलब गांधी जी प्रभावित थे कि इतनी बीमारी की अवस्था में भी वे अपनी शुद्धि, बाह्य शुद्धि, शारीरिक शुद्धि की ओर ध्यान दे रहे थे और स्वयं अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहकर ही करना चाहते थे पिताजी। अवसान की घोर रात्रि समीप आई। उन दिनों मेरे चाचा जी राजकोट में थे। मेरा कुछ ख्याल है कि पिताजी की बढ़ती हुई बीमारी के समाचार पाकर ही वे आए थे। दोनों भाइयों के बीच अटूट प्रेम था। चाचा जी दिन भर पिताजी के बिस्तर के पास ही बैठे रहते और हम सबको सोने की इजाज़त देकर खुद पिताजी के बिस्तर के पास सोते। किसी को यह ख्याल तो था ही नहीं कि यह रात आखिरी सिद्ध होगी।
वैसे डर तो बराबर ही बना रहता था। रात के 10:30 बजे या 11 बजे होंगे, मैं पैर दबा रहा था। चाचा जी ने मुझसे कहा, जा अब मैं बैठूंगा। मैं खुश हुआ और सीधा शयन गृह में पहुंचा। 5-7 मिनट बीते होंगे, इतने में नौकर ने आकर किवाड़ खटखटाया। मुझे धक्का सा लगा, मैं चौंका। नौकर ने कहा, उठो, बापू बहुत बीमार है। मैं जानता था कि वे बहुत बीमार तो थे ही, इसलिए यहाँ बहुत बीमार का विशेष अर्थ समझ गया। एकदम बिस्तर से कूद पड़ा। कहा तो सही, बात क्या है? जवाब मिला, बापूजी गुजर गए। मेरा पछताना किस काम आता। मैं बहुत शर्माया, बहुत दुखी हुआ। अब तो मुझे चाचा जी के मुँह से ही सुनना पड़ा, बापू हमें छोड़कर चले गए। अपने बड़े भाई के परम भक्त चाचा जी अंतिम सेवा का गौरव पा गए थे। अंतिम सेवा का गौरव कौन पा गए थे? करमचंद गांधी के चाचा जी, उनके भाई। पिताजी को अपने अवसान का अंदाज हो चुका था। उन्होंने इशारा करके लिखने का सामान मंगाया और कागज़ पर लिखा, तैयारी करो। इतना लिखकर उन्होंने अपने हाथ पर बंधा ताबीज़ तोड़कर फेंक दिया। सोने की कंठी भी तोड़कर फेंक दी और एक क्षण में आत्मा उड़ गई। पत्नी के जो बालक जन्मा वह 2-4 दिन जीकर चला गया। कोई दूसरा परिणाम हो भी क्या सकता था? जिन माँ बापों को अथवा जिन बाल दंपत्ति को चेतना हो, वे इस दृष्टांत से चेतने की बात की जा रही है कि कम उम्र में बाल विवाह ना करें, क्योंकि वहाँ समझ नहीं होती है और कुछ भी अनहोनी होने की संभावना होती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार महात्मा गांधी की आत्मकथा के अंश में आज हमने देखा पतित्व से संबंधित उनकी सोच, हाई स्कूल अध्ययन के बारे में कुछ मुख्य बातें, दुखद प्रसंग जिसमें पिताजी की मृत्यु और उनके अवसान के संबंध में हमने पढ़ा और महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया। अगले चैप्टर में हम जल्दी ही महात्मा गांधी की आत्मकथा के अंश में पार्ट 4 में हम देखेंगे धर्म की झांकी। धर्म की झांकी के अलावा विलायत की तैयारी क्या है वह पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आत्मकथा के अंश कुछ लंबे हैं, परंतु एक भी क्वेश्चन अधूरा आपका नहीं रहेगा, ये आपको विश्वास दिलाती हूँ। सो बने रहिए ऐसे वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल के साथ बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।